के लगभग 1 बजे का समय था। काले कपड़े पहनी एक औरत, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, हाथ में एक काले रंग की पोटली लिए चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गई और उसने उसी पोटली से कुछ सामग्री निकाली। एक नींबू जिस पर अनगिनत पेंस चुभाई गई थी, और साथ में एक लाल साड़ी, और उसके ऊपर सुहागन का श्रृंगार रखकर उसने वहां पर एक दिया जलाया और उस पोटली को वहीं छोड़कर वो उल्टे रास्ते वहां से बड़ी ही तेजी से निकल गई। अच्छा हुआ मेरी बला टली। अब ये बला किसी के ऊपर भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। वो औरत अपनी बला का उतरा करके चौराहे पर रख गई। वो दिया ठंडी हवा के बीच भी उसी तरह जल रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां कुछ शोर सुनाई दिया। 4 दोस्त शायद किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। रोड पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी, मगर बार बार वो लाइट फ्लिकर कर रही थी, जिस वजह से उन्हें रास्ते पर ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी चलते चलते उनमें से एक लड़की प्रियांशी का पैर चौराहे पे रखे उस सामान पर पड़ गया, और उसी समय स्ट्रीट लाइट ने भी फ्लिकर करना बंद कर दिया। उसकी दोस्त आयुषी का ध्यान उस सामान पर पड़ा। ओ माय गॉड, ये क्या किया तूने? पता है ना चौराहे पर ध्यान से चलना चाहिए। पैर पड़ गया ना तेरा चौराहे के सामान पर। एक काम कर, अभी ही माफी मांग ले और बोल दे कि गलती से तेरा पैर इस पर पड़ गया, और जिसके लिए भी क्रिया का सामान रखा है वो तेरे पीछे ना आए। क्या कितना ज्यादा फट्टू है रे तू। अरे कुछ नहीं होता ये सब। ऐसे क्या रास्ते पर पड़े सामान पर पैर रखने से भूत किसी के पीछे आ जाते हैं? हाँ, अरे इसे तू क्या बोल रही है? इसे तो हर चीज से डर लगता है, पता है ना। उस दिन किले में हम लोगों की परछाई से डर गई थी ये। देखो वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पैर चौराहे पर पड़ा है, इसे मजाक मत समझो और माफी मांग लो, वरना 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 क्या? बेवकूफ कहीं की। खुद तो इतना डरती है, हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। नहीं मांग रही मैं माफी, जा। जिस भूत को जो करना है वो कर ले। इसी सामान पर पैर पड़ा था ना मेरा, अब देख मैं क्या करती हूँ। प्रियांशी ने चौराहे पे रखे सामान का मजाक उड़ाते हुए उसे ठोकर मार दी और हंसते हुए आगे बढ़ गई। आयुषी के अलावा कोई भी उस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा था। आयुषी तो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन प्रियांशी नहीं जानती थी कि उसने अपने सर पर कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गए। प्रियांशी चेंज करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट महसूस हुई, जैसे तो कोई बड़ी ही धीमी धीमी आवाज में सिसकते हुए रो रहा हो। उस आवाज से प्रियांशी का ध्यान भटका और उसने अपनी आंखें खोली। उसने इधर उधर देखा, मगर कमरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये कैसी आवाज आ रही थी अभी? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रियांशी फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट गई, मगर इस बार भी उसके कानों में वही रोने की सिसकियां सुनाई दी, और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। प्रियांशी घबराई और उसने फिर से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जैसे ही वो दोबारा लेटी तो पंखे पर उसे लाल रंग की साड़ी पहनी एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, और वो उसे बस एकटक घूरे जा रही थी। उसे देखकर प्रियांशी को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसके आंखों के सामने की हकीकत है या कोई बुरा सपना। प्रियांशी ने अपनी आंखें झपकाई तो देखा कि इस बार पंखे पर कोई नहीं था, मगर अगली आंख झपकते ही फिर से उसे वो औरत पंखे पर लटकी हुई दिखाई दी, और वो सीधी उसके ऊपर झपट पड़ी। प्रियांशी जोर से चिल्लाई और उसकी चीख सुनकर बगल वाले कमरे में सो रहे उसके मम्मी पापा दौड़कर वहां आए। क्या हुआ तुझे?
इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तू? हाँ, सब ठीक तो है ना बेटा? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तूने? प्रियांशी ने अपने मम्मी पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चेहरा फेर कर लेट गई। उसके मम्मी पापा ने फिर से उसे आवाज लगाई, मगर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद प्रियांशी बिस्तर से उठी और उसने खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा और अपनी गर्दन मोड़ते हुए भयानक तरह से मुस्कुराने लगी। उसने अपना ड्रॉअर खोला और आधी रात को अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसने अपने पूरे चेहरे को खराब कर लिया और जोर जोर से हंसती हुई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब नाश्ते के टाइम पर वो बाहर नहीं आई तो उसकी मम्मी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसकी माँ जब दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वो उसी हालत में नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसे देखकर उसकी माँ बुरी तरह डर गई। ये क्या हो गया प्रियांशी को? सुनिए जी, अंदर आइए। प्रियांशी के पापा जल्दी से अंदर दौड़कर आए और उसे देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। प्रियांशी को हल्का होश आया तो उन्होंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना? और तू जमीन पर कैसे गिर गई थी? कल जब तू घर आई उसके बाद से न जाने कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रही है। कल कुछ हुआ था क्या तेरे साथ जो तू हमें बता नहीं रही? प्रियांशी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसका चेहरा साफ किया और उसके लिए खाना लेकर आई तो खाना देखते ही प्रियांशी खाने पर ऐसे झपट पड़ी जैसे ना जाने कितने दिनों से उसे खाना खाने को ना मिला हो। आधा खाना तो उसने जमीन पर बिखरा दिया। अरे ये किस तरीके से खाना खा रही है तू? कैसी कैसी हरकतें कर रही है? प्रियांशी ने अपनी माँ को घूर कर देखा और अचानक बिस्तर से नीचे कूद पड़ी। उसने जमीन पर रेंग रहे कॉकरोच को हाथ में उठाया और उसे चॉकलेट की तरह खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर उसके मम्मी पापा का दिल दहल उठा। उसके पापा ने झटपट उसे उठाया और बिस्तर पर बैठाया और तभी वो बेहोश हो गई। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही अनीता। शायद हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मुझे तो लगता है हमारी बेटी को डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी तांत्रिक की जरूरत है। इसकी हालत नहीं देख रहे क्या आप? अरे तुम औरतों को तो इस झाड़ फूंक के अलावा कभी कुछ और सूझता ही नहीं है। चुप करो तुम, मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ इसे। मनोहर और अनीता प्रियांशी को अस्पताल लेकर गए। उन्होंने डॉक्टर को जो बताया उससे डॉक्टर को लगा कि शायद प्रियांशी के दिमाग पर किसी बात का गहरा असर पड़ गया है। उन्होंने उसे एडमिट किया। जिस वार्ड में वो एडमिट थी उस रूम में एक और पेशेंट थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी मिस्टर अनीश, हमने पूरी कोशिश की आपकी बेटी को बचाने की, मगर अस्पताल के रूम में मातम छा गया। प्रियांशी जो अभी तक अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, अचानक उसके अंदर जैसे कोई समा गया हो। वो हांफती हुई अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आप इस तरह रोइए मत मम्मी पापा। आप लोगों ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, इसीलिए आप परेशान मत होइए। ये सब तो क्या बोल रही है बेटा? मनोहर ने जैसे ही ऐसा कहा प्रियांशी का शरीर जोर जोर से तड़प गया। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया और वो वहीं निठाल हो गई। ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ डॉक्टर साहब? देखिए, लगता है आपकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए जो भी देख रही है उसके दिमाग पर उसका असर हो रहा है। लेकिन मेरी बेटी तो बेहोश थी, तो उसे कैसे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं आपको कह रही हूँ ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ले चलो इसे। चुप करो तुम। प्रियांशी 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही।
उसकी तबीयत में सुधार आ रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। रात का समय था, वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसे लगा कि उसके इर्द गिर्द एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं। उस आवाज से मानो उसके कान फट जाएंगे। उसने अपने कानों को अपने हाथों से भींच लिया, मगर फिर भी वो आवाज उसके कानों में और तेज बढ़ती गई। उसने नजर घुमाकर देखा तो अनगिनत आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिनमें से कुछ के चेहरे को पहचानती थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वृंदा, 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 तुमने तो पिछले हफ्ते ही खुद की जान ले ली थी ना। तुम मर चुकी हो, तुम मुझे कैसे दिखाई दे रही हो? प्रियांशी जहां जहां जाती जा रही थी, वहां वहां से आत्माएं चलकर उसके पीछे आती जा रही थी और एक साथ उन सब ने उसके भीतर प्रवेश करना शुरू कर दिया था। प्रियांशी का शरीर बिल्कुल भारी हो चुका था और वो बड़े ही अजीब आवाज में जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगी। उसके बड़बड़ाने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके मम्मी पापा दौड़कर उसके कमरे में आए और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। प्रियांशी के शरीर की सारी हड्डियां मुड़ चुकी थी और वो अजीब अजीब आवाजों में बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने बोला था ना आपको कि हमारी बेटी को तांत्रिक बाबा की जरूरत है। अभी के अभी लेकर आइए किसी को, वरना इसकी हालत संभलने में नहीं आएगी। ए बुढ़िया, तू चाहे किसी को भी बुला ले, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएगी। इसने खुद अपने अंदर आने का न्योता दिया है, इसीलिए अब कोई इसे हमसे अलग नहीं कर सकता। इसका शरीर अब हमारा घर है। अगर हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो ये भी फिर हमारे साथ ही जाएगी। प्रियांशी के मुंह से ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रियांशी के शरीर की हर एक हड्डी मुड़ चुकी थी, मगर उसके बाद भी वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। अपने हाथ पैरों पर रेंगती हुई वो अपने मम्मी पापा की तरफ बढ़ने लगी। उसके पापा ने हिम्मत करके अनीता का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे कमरे के बाहर खींचकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर पहले तांत्रिक बाबा के पास चले गए होते तो प्रियांशी की हालत इतनी खराब ना होती। जैसे जैसे वे बातें करते जा रहे थे, वैसे वैसे अंदर से आने वाली प्रियांशी के हंसने की आवाज और ज्यादा भयानक होती जा रही थी। उसकी मां घबराते हुए घर के मंदिर वाले कमरे की तरफ दौड़ी। उन्होंने आधी रात को ही मंदिर में दिया जलाया और माता रानी की आरती गाने लगी और उसी वक्त प्रियांशी के कमरे से उसकी चीखों की आवाज सुनाई दी। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके कमरे का दरवाजा खोलकर उसके पास जा सके। कुछ देर तक चीखने के बाद कमरे से उसकी आवाजें आनी बंद हो गई। मनोहर और अनीता ने चैन की सांस ली और मंदिर वाले कमरे में ही बैठ गए। इस कमरे में कही हुई बातें शायद वो आत्माएं सुन नहीं सकेंगी। मैं कल सुबह होते ही तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगा। अब हम एक और दिन भी इंतजार नहीं कर सकते। अगली सुबह घर में बिल्कुल खामोशी थी, मगर शाम होते ही फिर से प्रियांशी के कमरे से वैसे ही हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। दीवार को कुरेदने की आवाजें बाहर तक जा रही थी। उसकी उंगलियों का मांस फट चुका था और खून बहकर फर्श पर गिरने लगा था। उसकी मां ने कमरे का दरवाजा खोला और उसकी हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रियांशी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक प्रियांशी का चेहरा गंभीर हो गया। कमरे के बाहर तांत्रिक बाबा खड़े थे, जिन्होंने कमरे के बाहर एक रक्षा घेरा खींच दी थी। उन्होंने कमरे के भीतर प्रवेश किया तो प्रियांशी आक्रामक हो गई और अलग अलग आवाजों में फिर से बड़बड़ाने लगी। तुझे क्या लगता है तो इसे बचा लेगा? इसने खुद हमें अपने शरीर में प्रवेश करने का आमंत्रण दिया है।
इसने मेरा अपमान किया और मेरी क्रिया के सामान को ठोकर मारी, इसलिए मुझे इसके साथ चलकर इसके साथ आना पड़ा और अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मुझे इसका शरीर चाहिए। तांत्रिक बाबा समझ गए थे कि उसके साथ एक के साथ बहुत सी आत्माएं बंध गई हैं, मगर इसका कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने प्रियांशी के इर्द गिर्द गोल घेरा बना दिया ताकि वो उससे बाहर ना निकल सके, और वहीं पर एक अग्निकुंड जलाकर बैठ गए। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए ध्यान लगाए तो उन्हें अपनी आंखों के सामने सब कुछ नजर आने लगा, मगर उनका चेहरा निराशा से मुरझा गया। वो कमरे में जलती हुई अग्नि छोड़कर बाहर आ गए। क्या हुआ बाबा, आप बाहर क्यों आ गए? मेरी बेटी ठीक हो गई? माफ करना, लेकिन तुम्हारी बेटी को मैं ठीक नहीं कर सकता। उसने चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री का अपमान किया और खुद उस आत्मा को अपने पीछे आने पर उकसा दिया। और एक बार यदि कोई आत्मा इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उस शरीर के भीतर आत्माओं के प्रवेश का द्वार खुल जाता है। इसलिए जो भी भटकती आत्मा तुम्हारी बेटी को देखती है उस द्वार को खुला पाकर उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। उसके शरीर में इतनी अनगिनत आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं कि मैं उनकी गिनती तक नहीं कर सकता। तो उनसे तुम्हारी बेटी को बचाना तो मेरे लिए असंभव हो चुका है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझ अकेले के पास इतनी शक्ति नहीं है। ऐसा मत कहिए बाबा। अरे मैं तो आपके पास बहुत आस लगा कर आया था। अगर आप भी इस तरह से हमारी मदद करने से इनकार कर देंगे तो मेरी बेटी को कौन बचाएगा? महायज्ञ करना होगा जिसमें 51 अघोरी एक साथ बैठकर यज्ञ करेंगे, क्योंकि इतनी आत्माओं को केवल वो अघोरी ही संभाल सकते हैं। तब तक ये रक्षा की रेखा तुम्हारी बेटी की रक्षा करेगी। तांत्रिक बाबा वहां से चले गए और रात को ही मनोहर भी घर से निकल गया, क्योंकि अघोरी बाबा रात के समय ही शमशान में अपनी तपस्या करते हैं। और वो रात को शमशान के पास गया जहां अघोरी बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे। वो आकर सीधा उनके पैरों में गिर गया और उन्हें सब कुछ सुनाया। चिंता मत करो, हम महायज्ञ करेंगे। कल प्रातः काल ही 51 अघोरी तुम्हारे घर में उपस्थित होंगे और उन आत्माओं से तुम्हारी बेटी की मुक्ति जरूर कराएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में अघोरी बाबा अपने साथ बाकी अघोरियों को लेकर उनके घर पहुंचे और घर के बीचों बीच उन्होंने अपना आसन जमाया और यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में जैसे जैसे मंत्रों की आवाज प्रियांशी के कानों में पड़ती जा रही थी, हर एक आत्माओं की आवाज में उसकी चीख सबको सुनाई दे रही थी। जाओ और बाहर लेकर आओ उसे और अपने हाथ में यह रक्षा सूत्र पहन लो। अघोरी बाबा ने मनोहर और अनीता को रक्षा सूत्र दिया। वो दोनों रक्षा सूत्र पहनकर अंदर प्रियांशी के कमरे में गए और उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आए। उसने बाहर ना आने की पूरी कोशिश की, मगर मंत्रों की शक्ति के आगे वो कमजोर पड़ने लगी। 51 अघोरियों के महायज्ञ में पहुंचने वाले हर एक मंत्र से मानो उसके शरीर से एक एक आत्मा निकलती जा रही थी। पूरे 5 घंटे तक यज्ञ चलने के बाद प्रियांशी बिल्कुल कमजोर पड़ गई और शरीर से निकलने वाली आखिरी आत्मा के साथ वहीं पर निठाल होकर गिर पड़ी। अघोरी बाबा ने उसकी आत्मा का शुद्धिकरण किया और उसके शरीर में आत्माओं के प्रवेश करने का जो द्वार खुल चुका था उसे भी तंत्र के जरिए बंद कर दिया गया। उसके हाथ पर और गले में उन्होंने रक्षा सूत्रों को बांध दिया। समय रहते मनोहर को अपनी बेटी की जान बचाने का रास्ता मिल गया, इसलिए उसकी जान बच गई, वरना कुछ दिनों के भीतर ही वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। इसलिए कहा जाता है कि चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो क्रिया सामग्री कितने खतरनाक आत्मा के साथ जुड़ी है और वो आपके भीतर कितनी आत्माओं को निमंत्रण दे सकती है और आपका शरीर अनगिनत आत्माओं का घर बन सकता है।
झोपड़ियों के आसपास एक अजीब और डरावना माहौल था। झोपड़ियों के चारों ओर कई औरतें थीं जो अपने सिर को जोर जोर से हिला रही थी। उन सबका ध्यान एक बूढ़ी औरत पर था जो झोपड़ी के अंदर एक खूबसूरत दुल्हन को सजा रही थी। उस औरत के कपड़े काले और मैले थे जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। उसके चेहरे पर कई झुर्रियां थी। तभी बूढ़ी औरत ने एक कटोरा जो नीचे रखा था जिसमें खून भरा हुआ था, बूढ़ी औरत ने अपने अंगूठे को कटोरे में डुबोया और फिर उसे दुल्हन के माथे पर तिलक लगाया। तभी झोपड़ी के बाहर अचानक एक तेज रोशनी चमकी जिसने पूरे माहौल को खौफनाक कर दिया। उस चमक के साथ ही एक काली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति 6 फुट लंबी, विशाल और शैतान जैसी दिखने वाली थी। उसका चेहरा चौड़ा, भयानक और कंकाल की तरह था। बूढ़ी औरत ने पीछे हटकर उस शैतान जैसे दिखने वाले को रास्ता दिया। दुल्हन ने उस शैतान के हाथों में हाथ देकर उसे अपने साथ ले गया। 9 महीने बाद उसी जगह पर एक और भयानक दृश्य था। झोपड़ी के अंदर से एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ देर बाद अचानक झोपड़ी के अंदर से एक बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। मुबारक हो, लड़का हुआ। ये सुनते ही औरतें खुशी से जोर जोर से अजीब डरावनी आवाजों में चीखने लगी। तभी उस बूढ़ी औरत को एक आभास हुआ। उसी वक्त एक काले रंग का कुत्ता वहां आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसमें एक अजीब सी चमक भी थी। बूढ़ी औरत ने बच्चे को अपने गोद में लेते हुए उस कुत्ते से कहा, वो आ रहे हैं। इससे पहले कि वो इसे मार दे, इसे अपनी किस्मत की ओर ले जाओ। बच्चा काले कपड़े में लपेटा हुआ था। उस बच्चे के हाथ पर एक इंसानी खोपड़ी जैसा निशान था जो अंधेरे में चमक रहा था। उस कुत्ते ने बिना अपने दांतों को बच्चे को चुभाए बच्चे को पकड़ा और वहां से जंगल में भाग गया। तभी वहां मशाले लेकर कुछ ऋषि लोग आ पहुंचे। चलाओ इन शैतानों के पुजारियों को। ऋषियों ने झोपड़ी और तंबू को चारों ओर से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। ऋषियों ने चारों ओर खोजबीन की, मगर जिस चीज की तलाश में वे थे वो उन्हें नहीं मिली। वे सब निराश होकर अपने गुरु वरिष्ठ शास्त्री के पास पहुंचे और बोले, शास्त्री जी, हमने उसे हर जगह खोजा मगर वो हमें कहीं नहीं मिला। शास्त्री जी ने गंभीरता से कहा, ये वही मनहूस रात है जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। आज से नहीं बल्कि अभी से शुरू होती है हमारी असली तलाश, क्योंकि वो इस दुनिया में आ चुका है। दूसरी ओर कुंदेरा के मंत्री का घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोना सजा हुआ था जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, लेकिन घर के अंदर माहौल थोड़ा गंभीर था। मंत्री की पत्नी मृदुला अपने कमरे में थी। वो पीड़ा से गुजर रही थी। कमरे में डॉक्टर और नर्सें मौजूद थी और मंत्री, जिनका नाम ठाकुर विक्रम सिंह था, वो और उनके गुरुजी बाहर टहल रहे थे। डॉक्टर ने मृदुला को कहा, रिलैक्स मृदुला जी, सब ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत रखिए। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से एक तेज और प्यारी आवाज आई। वो एक नवजात शिशु की किलकारी थी, लेकिन घर के पीछे के दरवाजे से एक अजीब आदमी चुपचाप अंदर आया। वो लंबा और दुबला था। उसके कपड़े मैले कुचैले और चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसकी आंखें गहरी थी। वो आदमी के हाथ में एक बच्चा भी था। वो बिना किसी को देखे सीधे कमरे की ओर बढ़ा।
कमरे के अंदर मौजूद नर्स ने उसे देखा और उसने मंत्री की बेटी को चुपचाप एक बेटे से बदल दिया। तुम जानते हो कि क्या करना है। इसे कहीं दूर फेंक देना या फिर मार देना। नर्स के हाथों पर एक अजीब चमकता हुआ निशान दिखा, जो ठीक वैसा ही था जैसा उस नवजात बच्चे के हाथ पर था। नर्स ने बच्ची को कपड़े में लपेटा और चुपचाप उसे उस आदमी के हवाले कर दिया। उस आदमी ने बच्ची को अपने हाथों में लिया और बिना एक शब्द कहे पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद नर्स ने अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ कमरे से बाहर आकर मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह से कहा, मंत्री जी बधाई हो, आपके घर बेटे का जन्म हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह ने राहत की सांस ली और खुशी से नर्स का धन्यवाद किया। वो आदमी बच्ची को लेकर घने जंगल में पहुंचा। उस आदमी ने बच्चे को एक बड़े पत्थर पर रखा और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार दिया। 15 साल बाद मृदुला सुबह भगवान की पूजा कर रही थी। उस दिन भी पूजा के बाद उन्होंने अपने बेटे विराट को बुलाया। विराट, इधर आओ, भगवान का प्रसाद लो। विराट, जो 15 साल का हो गया था, अपनी मां की बात को अनसुना कर दिया। वो पूजा में कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। मृदुला के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर गई थी। ये लड़का भगवान के प्रसाद को क्यों नहीं लेता? मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा, जो पास ही खड़े थे। छोड़ो मृदुला, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शायद ये उनकी उम्र का असर है। मैं दफ्तर जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो। ठाकुर विक्रम सिंह अपने कार्यालय में पहुंचे और अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद उनके सहायक ने अंदर आकर कहा, मंत्री जी, बाहर एक साधु आपसे मिलने आए हैं। वो कह रहे हैं कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ठाकुर विक्रम सिंह ने सहायक को साधु को अंदर लाने के लिए कहा। कुछ ही पल में एक लंबा, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, तेज नजरों वाला साधु कमरे में दाखिल हुआ। साधु ने ठाकुर विक्रम सिंह को देखते ही कहा, मंत्री जी, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूं। ये बात आपके बेटे विराट से जुड़ी है। आपके बेटे के हाथ पर यह पवित्र धागा बांधना अत्यंत आवश्यक है। यह धागा एक बड़े संकट से आपको बचा सकता है। कसम है आपको आपकी कुलदेवी की, आपकी एक छोटी सी समझदारी कई वर्षों की षड्यंत्र को रोक सकती है। ठाकुर विक्रम सिंह गंभीरता से कहा, षड्यंत्र? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, 15 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, वो आपके बेटे के भाग्य को बदलने के लिए किया गया था। वो षड्यंत्र अब अपने अंजाम तक पहुंच गया है। अगर आपने ये धागा नहीं बांधा तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। और धागा ठाकुर विक्रम सिंह को देते हुए वहां से चला गया। उस रात करीब 11 बजे का समय था। घर में सब सो चुके थे। ठाकुर विक्रम सिंह थकान के बावजूद साधु की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उनका मन बार बार वही बात दोहरा रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह ने चुपचाप विराट के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में हल्का अंधेरा था। विराट गहरी नींद में सो रहा था। क्या सच में मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो सकता है? ठाकुर विक्रम सिंह ने खुद से पूछा। ठाकुर विक्रम सिंह ने धीरे धीरे विराट की कलाई उठाई और उस पर साधु द्वारा दिया गया धागा बांधने लगे। जैसे ही धागा कलाई पर कसकर बांधा, अचानक एक अजीब सी चमक फैल गई। ठाकुर विक्रम सिंह ने देखा कि धागा गर्म होकर जल गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, विराट की नींद टूट गई। वो चौंक कर उठ बैठा। बाबा, आप यहाँ इतनी रात को? विराट ने अपनी कलाई की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये कैसे हुआ? मेरी कलाई कैसे जल गई? ठाकुर विक्रम सिंह ने घबराते हुए पूछा। बेटा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है?
विराट ने अपनी कलाई को छूते हुए कहा, नहीं बाबा। ठाकुर विक्रम सिंह ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, तुम सो जाओ। विराट दोबारा सो गया, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह का मन अशांत था। वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने विराट के बिस्तर की ओर देखा, उसकी सांसें थम गई। ठाकुर विक्रम सिंह ने देखा कि विराट के बिस्तर के पीछे की दीवार पर एक बड़ी परछाई दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथ खुले हुए थे, मानो किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो। ठाकुर विक्रम सिंह का शरीर ठंडा पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। ये क्या हो सकता है? उसने खुद से पूछा। डर के मारे वो तुरंत कमरे से बाहर भागा और अपनी पत्नी मृदुला को जगाया। मृदुला जल्दी चलो, विराट के कमरे में कुछ है, तो कोई साया है। मृदुला घबराई हुई ठाकुर विक्रम सिंह के साथ विराट के कमरे में गई। उसने कमरे का कोना कोना देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। विराट गहरी नींद में सो रहा था और कमरे में शांति थी। मृदुला ने ठाकुर विक्रम सिंह से कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, शायद आप बहुत थक गए हैं। ठाकुर विक्रम सिंह ने इशारा करते हुए कहा, नहीं मृदुला, मैंने अपनी आंखों से देखा था। विराट के बिस्तर के पीछे की दीवार पर एक साया था, उसके दोनों हाथ फैले हुए थे। मृदुला ने दीवार की ओर देखा और फिर कहा, विक्रम जी, वहाँ कुछ भी नहीं है, ये आपकी थकान का असर हो सकता है, आप बहुत काम कर रहे हैं, चलिए अब आराम कीजिए। मृदुला ने ठाकुर विक्रम सिंह को समझाकर कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह का मन शांत नहीं हो रहा था। वो बार बार दीवार की ओर देख रहा था। क्या मैंने सच में जो कुछ देखा था वो बस मेरी आंखों का धोखा था? ठाकुर विक्रम सिंह ने सोचा। उस रात ठाकुर विक्रम सिंह को नींद आ गई। उसका मन बार बार उसी साए के बारे में सोचता रहा। क्या ये साधु के दिए धागे का असर है, या विराट के साथ कुछ बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है? अगले दिन जब मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, तो वही साधु फिर से उनके पास आया। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, मंत्री जी, क्या आपने अपने बेटे के हाथ पर वो धागा बांध दिया था? ठाकुर विक्रम सिंह ने नाराजगी से जवाब दिया, देखिए, अब आप मेरे बेटे से दूर रहिए। साधु ने शांति से कहा, देखिए मंत्री जी, मैं आपके बेटे का भला चाहता हूं। ये धागा आपके बेटे की सुरक्षा के लिए था। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपके परिवार पर संकट आ सकता है। ठाकुर विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा, आप अपनी बातों से मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता हूं। कृपया आप यहां से चले जाइए। हाँ, ठीक है मंत्री जी, मैं आपके बेटे के बारे में अब कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप अपने परिवार को किसी अनहोनी से बचाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा। ठाकुर विक्रम सिंह ने हैरानी से पूछा, आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? मुझे आपको अपने गुरु वरिष्ठ शास्त्री जी के पास ले जाना है। वही ही आपको इस संकट का समाधान बता सकते हैं। ठाकुर विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग केवल डराने और भ्रमित करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मेरे बेटे और मेरे परिवार को आपके उपायों की कोई जरूरत नहीं है। साधु ने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, ये आपका निर्णय है, लेकिन याद रखिए, यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं सिर्फ आपको सावधान करने आया था। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं। साधु और मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह वरिष्ठ शास्त्री जी के मंदिर पहुंचे। शास्त्री जी ने ठाकुर विक्रम सिंह को देखकर कहा, आ गए आप मंत्री जी, अब समय आ गया है कि आप सच्चाई जाने। ठाकुर विक्रम सिंह ने चिंतित स्वर में पूछा, कहिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वरिष्ठ शास्त्री जी ने गंभीरता से कहा, जो मैं बताने वाला हूं
उसे सुनने की हिम्मत रखनी होगी। यदि आप तैयार हैं तो मेरे साथ चलिए। वरिष्ठ शास्त्री जी ठाकुर विक्रम सिंह को मंदिर के अंदर एक गुफा की ओर ले गए। गुफा का वातावरण रहस्यमय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। गुफा के बीच में एक बड़ी पुस्तक रखी हुई थी। शास्त्री जी ने पुस्तक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है। इसमें भविष्य में आने वाले हर संकट का वर्णन विस्तार से किया गया है। ठाकुर विक्रम सिंह ने हैरानी से पूछा, ये कैसी पुस्तक है और इसका मेरे बेटे से क्या संबंध है? आपके बेटे से इसका गहरा संबंध है। पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। शास्त्री जी गुफा की एक दीवार की ओर बढ़े। उन्होंने जल्दी मशाल को दीवार के पास ले जाकर कहा, यह दीवार हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। इस पर उन्होंने उस शैतान का चित्र बनाया था जो आने वाले समय में संसार को संकट में डाल सकता है। अब आप इसे देखिए। जैसे ही दीवार पर बनी आकृति स्पष्ट हुई, ठाकुर विक्रम सिंह की सांसें थम गई। दीवार पर निकाली गई तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे विराट की थी। ठाकुर विक्रम सिंह ने कांपते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे बेटे की तस्वीर है। तुम्हारा बेटा विराट कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो शैतान की संतान है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा मासूम है। ये सब झूठ है। मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए आप। सच से भागने से सच बदलता नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस रात क्या हुआ था जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था? हाँ, मुझे याद है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हें बेटा ही हुआ था? सच तो यह है कि उस रात तुम्हारी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन किसी ने उस बेटी को तुमसे छीनकर एक बेटे से बदल दिया, और वो बेटा विराट शैतान की संतान है। ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। डॉक्टर ने खुद कहा था कि बेटा हुआ है। तुमने बस डॉक्टर की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन खुद देखा नहीं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर जाओ और उस डॉक्टर से पूछो जिसने तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी करवाई थी। मंदिर की गुफा से बाहर आते हुए ठाकुर विक्रम सिंह गुस्से में अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी थे। गाड़ी डॉक्टर मृणाल के घर ले चलो, तुरंत। गाड़ी तेज रफ्तार से डॉक्टर के घर की ओर बढ़ती है। ठाकुर विक्रम सिंह डॉक्टर मृणाल के घर पहुंचे। घर की हालत खौफनाक थी। चारों तरफ सन्नाटा था। डॉक्टर मृणाल, दरवाजा खोलिए। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। डॉक्टर मृणाल, आप यहां हैं? जवाब दीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ठाकुर विक्रम सिंह पूरे घर में इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा, लगता है घर में कोई नहीं है। ठाकुर विक्रम सिंह वापस जाने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर विक्रम सिंह पीछे मुड़े, डॉक्टर मृणाल उनके सामने खड़ी थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे और उन्होंने काले कपड़े पहने थे। डॉक्टर मृणाल, ये आप हैं? आपका ये हाल कैसे हुआ? आ गए तुम? मैं यहाँ अपने बेटे के बारे में कुछ जानने आया हूँ। बताओ, उस रात मेरी पत्नी ने किसको जन्म दिया था, बेटा या बेटी? तुम्हारा बेटा? क्या तुम सच में ये मानते हो कि वो तुम्हारा बेटा है, या शायद तुम्हें ये जानना है कि उसकी माँ कौन है, या फिर उससे भी बड़ा सवाल कि उसका बाप कौन है? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें चाहिए तो हर अमावस की रात 2 बजे अपने बेटे का मुंह देखो। तुम्हारा बेटा जैसे ही मृणाल आके कुछ बोलती, एक जंगली कुत्ते ने डॉक्टर मृणाल पर हमला कर दिया। वो जोर जोर से गुर्रा रहा था।
कुत्ता डॉक्टर मृणाल पर झपटा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। वो उनकी गर्दन पर काटने लगा था। मृणाल की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। ठाकुर विक्रम सिंह तुरंत अपने गार्ड्स को आवाज देते हुए, गार्ड्स जल्दी अंदर आओ, यहाँ कोई जंगली जानवर है, जल्दी करो। गार्ड्स बाहर से दौड़ते हुए आते गए, लेकिन जब तक वे अंदर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड्स जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, कुत्ता डॉक्टर मृणाल को बुरी तरह नोच चुका था। उनकी गर्दन और शरीर खून से लथपथ थी। उनकी सांसें थम चुकी थी। साहब, ये क्या हुआ? ये कौन सा जानवर था? किसी जंगली कुत्ते ने इन पर हमला कर दिया। ठाकुर विक्रम सिंह और गार्ड्स चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कुत्ता कहीं दिखाई नहीं देता। रात का समय था। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। ठाकुर विक्रम सिंह डॉक्टर मृणाल की बातों से परेशान और डर से कांपते हुए अपने बेटे विराट के कमरे की ओर जा रहे थे। घड़ी में रात के 1:58 हो रहे थे। ठाकुर विक्रम सिंह के मन में डॉक्टर मृणाल की चेतावनी गूंज रही थी। अमावस की रात 2 बजे अपने बेटे का चेहरा देखना। ठाकुर विक्रम सिंह ने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। विराट बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 1:59 हो चुके थे। ठाकुर विक्रम सिंह ने ठंडी सांस ली और अपने बेटे के पास जाकर खड़े हो गए। 2 बजने में अब सिर्फ कुछ सेकंड ही बचे थे। जैसे ही घड़ी का कांटा 2 पर पहुंचा, ठाकुर विक्रम सिंह ने कांपते हुए विराट के चेहरे से चादर हटाई और फिर ठाकुर विक्रम सिंह का दिल दहशत से भर गया। विराट का चेहरा इंसानी नहीं रहा। उसका चेहरा पूरे बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी जैसे किसी जंगली जानवर की हो। उसके दांत बड़े और नुकीले हो गए थे, मानो वो किसी भयानक भेड़िए में बदल गया हो। विराट ने अचानक अपनी लाल चमचमाती आंखें खोली और सीधे ठाकुर विक्रम सिंह की तरफ देखा। कौन हो तुम? मेरे बाप का बेटा हूं। ठाकुर विक्रम सिंह ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर कांप रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, विराट बिस्तर से कूदकर उनकी तरफ झपटा। नहीं, दूर रहो मुझसे। लेकिन विराट ने एक ही झटके में ठाकुर विक्रम सिंह का सिर अपने नुकीले दांतों से पकड़ लिया और उनका सिर उनके शरीर से अलग कर दिया। खून चारों तरफ फैल गया और विराट ने सारा खून अपने जुबान से एक ही बार में चाट लिया। इसके बाद विराट ने ठाकुर विक्रम सिंह के सिर को जोर से छत की ओर उछाला और फिर हवेली की छत से नीचे फेंक दिया। ठाकुर विक्रम सिंह का सिर और शरीर नीचे जमीन पर गिरकर बुरी तरह चूर चूर हो गया। अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज सुनाई दी। नीचे के कमरे में सो रही मृदुला और घर के नौकरों ने ये आवाज सुनी। सबके दिल में बेचैनी और डर ने घर कर लिया। वो तेजी से विराट को अपने कमरे से लेकर सीढ़ियों की ओर दौड़ी। नौकर भी उनके पीछे पीछे भागे। हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते ही उनकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां ठाकुर विक्रम सिंह का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। उनका सिर अलग था और शरीर से खून की धार बह रही थी। मृदुला ने जब यह दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से चीखने लगी। विक्रम जी, ये क्या हो गया? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? घर के नौकर भी ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गए।
उनमें से एक ने धीरे से कहा, पता नहीं क्या हुआ होगा कि मालिक की ऐसी बेरहम मौत हो गई होगी। मृदुला फर्श पर गिर पड़ी और ठाकुर विक्रम सिंह के खून से सने शरीर को पकड़कर रोने लगी। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते ठाकुर विक्रम सिंह जी। हमारा क्या होगा, विराट का क्या होगा? अगले दिन पूरे रीति रिवाजों के साथ ठाकुर विक्रम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। गांव के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। सभी के चेहरों पर शोक और आंखों में आंसू थे। मृदुला ने अपने बेटे विराट को लेकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने सोचा, विराट को इस माहौल से दूर ले जाना ही बेहतर होगा ताकि वो पढ़ाई पूरी कर सके और अपने पिता के सपनों को साकार कर सके। इसीलिए उन्होंने विराट को विदेश भेजने का निर्णय लिया। 10 साल बीत गए। विराट अब एक युवा, शिक्षित और प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुका था। विराट की वापसी की खबर सुनकर गांव और पार्टी के लोग उत्साहित थे। ठाकुर विक्रम सिंह के समर्थक और पार्टी के नेता अब विराट को अगला मंत्री बनाने की तैयारी कर रहे थे। हवेली के बाहर बड़ी भीड़ जमा थी। हर कोई नारे लगा रहा था, विराट बाबू की जय, विराट बाबू की जय। हमारा नेता कैसा हो, विराट बाबू जैसा हो, विराट बाबू जैसा हो, विराट बाबू जैसा हो। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। झंडे और बैनर लहरा रहे थे जिन पर लिखा था, विराट बाबू हमारे भविष्य के नेता। हवेली के मुख्य द्वार पर मृदुला खड़ी थी, सफेद साड़ी में सजी, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। उन्होंने अपने बेटे का स्वागत करने के लिए पूरा इंतजाम किया था। आज मेरा बेटा लौट रहा है, अब वही अपने पिता के सपनों को पूरा करेगा। गाड़ी रुकते ही विराट नीचे उतरा। मृदुला ने अपने बेटे के स्वागत के लिए आरती की थाली सजाई थी। जैसे ही विराट उनकी तरफ बढ़ा, मृदुला ने मुस्कुराते हुए आरती शुरू की और फूलों की माला लेकर उसके गले में डालने की कोशिश की। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मृदुला ने जैसे ही उसके माथे पर तिलक लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, विराट ने अचानक उनका हाथ पकड़कर नीचे हटा दिया। यह सब करने की जरूरत नहीं है, विराट ने ठंडी और सख्त आवाज में कहा। मृदुला चौंक गई। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा था कि 10 साल बाद मेरा बेटा मेरे सीने से लग जाएगा। लेकिन विराट का ये व्यवहार उनके दिल को चीर गया। उस रात मृदुला सो नहीं सकी। उनका मन बेचैन था और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा, विराट इतना बदल कैसे गया? क्या मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं पाला, या फिर वो मुझसे दूर होकर इतना कठोर हो गया है? सुबह होते ही मृदुला ने सफेद साड़ी पहनी, माथे पर हल्का तिलक लगाया और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। फिर वो मंदिर के पुजारी पंडित जी से मिलने चली गई। मंदिर में शांति थी। घंटियों की मधुर ध्वनि और अगरबत्ती की खुशबू वातावरण को पवित्र बना रही थी। मृदुला ने पंडित जी को प्रणाम किया और आंखों में आंसू लिए कहा, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे विराट का व्यवहार अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। वो भगवान के हर चिन्ह से दूर रहता है। मैंने उसे तिलक लगाना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ हटा दिया। क्या मेरा बेटा बदल गया है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, ठाकुराइन जी, आपने जो भी बताया वो सच में चिंताजनक है। विराट भगवान की पूजा पाठ और धार्मिक कामों से दूर रहता था। ये एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। पंडित जी ने गंभीरता से
मृदुला की बात सुनी और फिर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें एक सुंदर अंगूठी रखी हुई थी। अंगूठी में 5 अलग अलग रंगों के हीरे जड़े हुए थे जो चमक रहे थे। पंडित जी ने मृदुला को वो अंगूठी देते हुए कहा, ठाकुराइन जी, ये अंगूठी मैंने 5 विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित की है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसमें जड़े हुए 5 हीरे अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। आप इसे विराट को पहना दीजिए। अगर ईश्वर ने चाहा तो ये अंगूठी उसकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। मृदुला ने अंगूठी को हाथ में लेते हुए पूछा, पंडित जी, क्या ये सच में मेरे बेटे को सही रास्ते पर ला पाएगी? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, ठाकुराइन जी, ये अंगूठी भगवान का आशीर्वाद है। इसे पहनाने से उसके अंदर की नकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखें, इसे पहनाते समय आप उसे ये ना बताएं कि ये अंगूठी किस लिए है। बस इसे किसी बहाने से पहना दीजिए। मृदुला ने पंडित जी का धन्यवाद किया और अंगूठी को अपने पास संभाल कर रख ली। उनके मन में एक उम्मीद जागी, क्या मृदुला विराट को वो अंगूठी पहना पाएगी? विराट भगवान के प्रसाद से दूर क्यों रहता है? क्या विराट के अंदर सच में कोई शैतान है या ये सब किसी की साजिश है? जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग। दोस्तों, रात के लगभग 1 बजे का समय था। काले कपड़े पहनी एक औरत, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, हाथ में एक काले रंग की पोटली लिए चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गई और उसने उसी पोटली से कुछ सामग्री निकाली। एक नींबू जिस पर अनगिनत पीन्स चुभाई गई थी और साथ में एक लाल साड़ी और उसके ऊपर सुहागन का श्रृंगार रखकर उसने वहां पर एक दिया जलाया और उस पोटली को वहीं छोड़कर वो उल्टे रास्ते वहां से बड़ी ही तेजी से निकल गई। अच्छा हुआ मेरी बला टली। अब ये बला किसी के ऊपर भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। वो औरत अपनी बला का उतरा करके चौराहे पर रख गई। वो दिया ठंडी हवा के बीच भी उसी तरह जल रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां कुछ शोर सुनाई दिया। 4 दोस्त शायद किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। रोड पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी, मगर बार बार वो लाइट फ्लिकर कर रही थी, जिस वजह से उन्हें रास्ते पर ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी चलते चलते उनमें से एक लड़की प्रियांशी का पैर चौराहे पे रखे उस सामान पर पड़ गया और उसी समय स्ट्रीट लाइट ने भी फ्लिकर करना बंद कर दिया। उसकी दोस्त आयुषी का ध्यान उस सामान पर पड़ा। ओ माय गॉड, ये क्या किया तूने? पता है ना चौराहे पर ध्यान से चलना चाहिए। पैर पड़ गया ना तेरा चौराहे के सामान पर। एक काम कर, अभी ही माफी मांग ले और बोल दे कि गलती से तेरा पैर इस पर पड़ गया और जिसके लिए भी क्रिया का सामान रखा है वो तेरे पीछे ना आए। क्या कितना ज्यादा फट्टू है रे तू। अरे कुछ नहीं होता ये सब। ऐसे क्या रास्ते पर पड़े सामान पर पैर रखने से भूत किसी के पीछे आ जाते हैं? हाँ, अरे इसे तू क्या बोल रही है? इसे तो हर चीज से डर लगता है। पता है ना, उस दिन किले में हम लोगों की परछाई से डर गई थी। ये देखो वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पैर चौराहे पर पड़ा है। इसे मजाक मत समझो और माफी मांग लो, वरना 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 क्या? बेवकूफ कहीं की। खुद तो इतना डरती है, हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। नहीं मांग रही मैं माफी, जा। जिस भूत को जो करना है वो कर ले। इसी सामान पर पैर पड़ा था ना मेरा, अब देख मैं क्या करती हूँ। प्रियांशी ने चौराहे पे रखे सामान का मजाक उड़ाते हुए उसे ठोकर मार दी और हंसते हुए आगे बढ़ गई। आयुषी के अलावा कोई भी उस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा था। आयुषी तो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन प्रियांशी नहीं जानती थी कि उसने अपने सर पर कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गए।
प्रियांशी चेंज करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट महसूस हुई, जैसे तो कोई बड़ी ही धीमी धीमी आवाज में सिसकते हुए रो रहा हो। उस आवाज से प्रियांशी का ध्यान भटका और उसने अपनी आंखें खोली। उसने इधर उधर देखा मगर कमरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये कैसी आवाज आ रही थी अभी? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रियांशी फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट गई, मगर इस बार भी उसके कानों में वही रोने की सिसकियां सुनाई दी और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। प्रियांशी घबराई और उसने फिर से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जैसे ही वो दोबारा लेटी तो पंखे पर उसे लाल रंग की साड़ी पहनी एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और वो उसे बस एकटक घूरे जा रही थी। उसे देखकर प्रियांशी को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसके आंखों के सामने की हकीकत है या कोई बुरा सपना। प्रियांशी ने अपनी आंखें झपकाई तो देखा कि इस बार पंखे पर कोई नहीं था, मगर अगली आंख झपकते ही फिर से उसे वो औरत पंखे पर लटकी हुई दिखाई दी और वो सीधी उसके ऊपर झपट पड़ी। प्रियांशी जोर से चिल्लाई और उसकी चीख सुनकर बगल वाले कमरे में सो रहे उसके मम्मी पापा दौड़कर वहां आए। क्या हुआ तुझे? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तू? हाँ, सब ठीक तो है ना बेटा? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तूने? प्रियांशी ने अपने मम्मी पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चेहरा फेर कर लेट गई। उसके मम्मी पापा ने फिर से उसे आवाज लगाई, मगर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद प्रियांशी बिस्तर से उठी और उसने खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा और अपनी गर्दन मोड़ते हुए भयानक तरह से मुस्कुराने लगी। उसने अपना ड्रॉअर खोला और आधी रात को अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसने अपने पूरे चेहरे को खराब कर लिया और जोर जोर से हंसती हुई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब नाश्ते के टाइम पर वो बाहर नहीं आई तो उसकी मम्मी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसकी माँ जब दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वो उसी हालत में नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसे देखकर उसकी माँ बुरी तरह डर गई। ये क्या हो गया प्रियांशी को? सुनिए जी, अंदर आइए। प्रियांशी के पापा जल्दी से अंदर दौड़कर आए और उसे देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। प्रियांशी को हल्का होश आया तो उन्होंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना? और तू जमीन पर कैसे गिर गई थी? कल जब तू घर आई उसके बाद से न जाने कैसी कैसी अजीब हरकतें कर रही है। कल कुछ हुआ था क्या तेरे साथ जो तू हमें बता नहीं रही? प्रियांशी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसका चेहरा साफ किया और उसके लिए खाना लेकर आई।